मेरी मदर की डेथ हुई, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। ये बताऊँ लिटरली तो मैं डिप्रेशन में था। बहुत ज़्यादा नींद ना आना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं उस डिप्रेशन के दौर से निकल के मैंने कई रिजल्ट्स में पॉजिटिव लाया और मैंने बहुत अच्छे दोस्त अर्जित किए इस दौरान। उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया, चाहे मैं कभी कमज़ोर पड़ा हूँ तब भी वो लोग साथ खड़े रहे। मैं कहता हूँ कि दोस्त बनाए बहुत बेहतर, हाँ, क्योंकि दोस्त बहुत साथ देते हैं। आज मैं अगर इतना मजबूती से खड़ा हूँ तो एकेडमिक्स की देन है। दिल्ली विश्वविद्यालय का योगदान मेरी लाइफ में एक मुझे विचार दिए उसने। किसी भी समस्या के जड़ में जब आप जाते हैं तो समस्या का समाधान अपने आप नजर आ जाता है। आपको लगता है कि रास्ता बहुत इजी है तो ये समझिए कि आप किसी और के रास्ते पर हैं। साहस और धैर्य रखना पड़ेगा। जो भी फेलियर झेलते जा रहे हैं, अगर आप टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। लंबे वक्त की तैयारी में एक चीज़ मैंने देखा कि मैं टूटा नहीं। मैंने अपना एकेडमिक भी कंटिन्यू किया, दोनों पैरेलल लेके चला। अगर कभी हमको नहीं भी पढ़ने का मन होता तब भी 6 बजे लाइब्रेरी में बैग रख देते, दोस्तों के साथ डिस्कशंस करते रहते। नहीं मन कर रहा है कहीं मनोरंजन के लिए कहीं घूमने निकल गए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो टूटिए मत। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी में, जहाँ पे मैं आपको एक ख़ास मेहमान से मिलाऊंगा जो कि इनके पास सिविल सर्विसेज की एक्सपर्टीज़ है और ये टॉपर हैं। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। यू विल गेट valuable things from Neeraj sir related to UPPCS and UPSC as well. Sir, thank you very much for joining this interview and first of all, congratulations. थैंक यू। बहुत खुशी है कि आप मेरे से बातचीत करने आए और मेरे संघर्षों के बारे में जानने आए। ये मेरे लिए भी प्रिविलेज की बात है और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपको। सर, बताइए शुरू से कैसे आपकी शिक्षा शुरू हुई, कैसे कैसे कहाँ पहुँचे आप? मैंने अपना इंटर हाई स्कूल की परीक्षा अपने होम टाउन ज़िले आजमगढ़ से करने के बाद मैं फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन लिया। हालांकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ एंट्रेंस से होता है एग्ज़ाम, तो मैंने अपना एकेडमिक कंटिन्यू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने LLB में एडमिशन लिया और मैंने 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे कोविड सेकेंड वेव में मेरी माताजी की डेथ हो गई। उसी दौरान मैं UPPCS का इंटरव्यू भी दिया था, तो उस फेलियर के बाद एक बड़ा सेटबैक लगा हुआ था लाइफ में। तभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने मुझे LLM के लिए रिकमेंडेशन दिया और मुझे फिर से एक उम्मीद मिली और फिर से मैं मुंबई गया और वहाँ से अपने आप को रिक्लेम किया कि नहीं, फिर से उभर के आना है और अपने जो भी संघर्ष हैं उससे निकल के जो भी मुझे अचीव करना है उसकी तरफ बढ़ना है। और वो चीज़ मिला मुझे और आज मैं, आप देख ही रहे हैं कि आज मैं सेलेक्ट होकर खड़ा हूँ। खुशी है मुझे कि इतना लड़ाई के बाद मुझे कुछ अचीव हुआ। काफ़ी रहा, मुंबई गए, फिर उसके बाद आप बीटेक किया, देन आपने लॉ भी किया, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आए। तो ये कब ख्याल आया कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए, क्योंकि लॉ बैकग्राउंड था आपका, लॉ में ही एक्सेल करना चाहिए था आगे, एकाएक बीच में सिविल सर्विसेज कैसे आ गया? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कंटिन्यूसली पैरेलल तरीके से कर रहा था। मैंने अपना एकेडमिक भी पैरेलली चलाए रखा, क्योंकि एकेडमिक्स ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। आज मैं अगर इतना मजबूती से खड़ा हूँ तो एकेडमिक्स की देन है। दिल्ली विश्वविद्यालय का योगदान मेरी लाइफ में एक मुझे विचार दिए उसने, जिन विचारों पर मैं खड़ा हुआ और विचारों के थ्रू मैं लोगों को परसुएट कर पाया, लोगों से बातचीत कर पाया और लोगों से जुड़ पाया। और मैंने बहुत अच्छे दोस्त अर्जित किए इस दौरान और वो मेरे संघर्षों के साथ ही रहे हैं और वो हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे दोस्त मेरे संघर्षों के साथी जो भी बचपन से लेकर अभी तक रहे हैं, सब मेरे पीछे खड़े रहे हैं। कोई भी मतलब ये चीज़ मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहा है। वो शायद मैंने वैचारिक सतह पे जाके खड़ी किया हो या उन्होंने मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से वो लोग जुड़े हों, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त मुझे मिले। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब मैंने बीटेक किया तो एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट मैं रहा और उस स्टडी के दौरान मैंने अपना एक कहा जाए साइंटिफिक मेंटर जो होता है ना, साइंटिफिक टेम्पर मैंने तैयार किया और वो साइंटिफिक टेम्पर ने मुझे और आगे बढ़ने को मजबूर किया और मैं लॉ फील्ड में आया जहाँ मुझे लीगल रैशनल पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। फिर मैं जब टाटा इंस्टीट्यूट गया तो मुझे एक मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज़ें टाटा इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटी है कि वो मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव पे काम करवाता है और ग्राउंड पे रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो ये चीज़ जो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त शायद ये नहीं सोचा होगा कि मुझे क्यों सिविल सर्विसेज करनी चाहिए, लेकिन इस फेज में आने के बाद मुझे लगा
कि अगर आप डाइवर्स फील्ड अगर आपको चाहिए वर्क करने के लिए, पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए, तो सिविल सर्विसेज एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी एनजीओज और उन चीज़ों से, क्योंकि एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपको सोशल सिक्योरिटी भी देता है, प्लस आप पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट भी हो पाते हैं। डाइवर्स कंडीशन में अगर आपको काम करना है, मल्टीपल चीज़ें, सोशल कॉज के लिए, कंट्री कॉज के लिए, तो सर अब ये तैयारी शुरू, चूँकि अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और भी आपका जो एकेडमिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, क्या क्या स्ट्रगल आई, किस तरह से आपने तैयारी की और किन किन बातों का ध्यान रखा कि आपकी ये अचीवमेंट है आज आपको मिली है? सर स्ट्रगल तो सबसे पहला यही रहा कि लगातार फेलियर मिले मुझे, और उस फेलियर में सक्सेस भी मिलती नहीं, तो हालांकि फाइनल रिजल्ट तक जाते जाते फिर फेलियर मिल जाता था। तो एक संघर्ष था, लंबा संघर्ष था, फिर गिरते थे, फिर उठ के खड़े होते थे, फिर चलते थे। और ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट में था तो मेरी प्रोफेसर ने, मैम थी, उन्होंने एक लाइन, 2 शब्द बोले थे, और वो सब थे परसिवरेंस एंड पेशेंस, कि नीरज ये दोनों मत छोड़ना। और जब भी कमज़ोर, मेरी मदर की डेथ हुई, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, ये बताऊँ लिटरली तो मैं डिप्रेशन में था, वो विपश्यना वगैरह जाके किसी तरह भी डिप्रेशन से बाहर आया। तो क्या डिप्रेशन थी? इस डिप्रेशन में क्या क्या हुआ आपसे? डिप्रेशन में मेनली बहुत ज़्यादा नींद ना आना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। क्यों हुई? वजह ये थी कि मदर का ऊपर से साया उठ गया था, तो इस वजह से लगता था कि अकेला हो गया हूँ। हालांकि फादर, पूरा परिवार साथ खड़ा था, लेकिन मदर का एक जो गैप था वो नहीं कहीं फिल हो पा रहा था। तो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, और मैं उस दौर से निकलने के लिए मैं विपश्यना वगैरह किया। हालांकि मुझे बहुत हेल्प मिली इन सारी चीज़ों से। मैम ने बताया कि साहस और धैर्य से काम लो, सारी चीज़ें होंगी, और साहस धैर्य मेरे लिए वो बन गया, और वो मैं लगातार लगा रहा। आपको बताऊं 2023 में मेरे कई रिजल्ट्स हुए। अच्छा। हाँ, उसमें एक इसका मेंस मैंने लिखा यूपी का, दूसरा मैंने बिहार जुडिशरी का मेंस लिख रखा है, प्लस मैंने नेट क्वालिफाई किया। डीयू में पीएचडी में एडमिशन, जो मेरे सपनों का विश्वविद्यालय, वहाँ मुझे लॉ में पीएचडी का रिकमेंडेशन मिल चुका है। तो ये सारे मेरे अचीवमेंट 2023 में रहे हैं, जो मैं कहूँ कि मैं उस डिप्रेशन के दौर से निकल के मैंने कई रिजल्ट्स में पॉजिटिव लाया। मैं मेनली जब भी कोई एग्ज़ाम देता था तो सबसे पहले मैं अगर पेपर देकर आते थे तो उसका मूल्यांकन करते थे, यार क्या रह गया, कैसे क्या किया, ये चीज़। और प्लस जब मेंस में फेल होते थे तो मार्कशीट आने के बाद ये मूल्यांकन करते थे कि शायद इसमें क्यों नंबर कम रह गया। उस चीज़ पे मूल्यांकन कि कौन सा पक्ष कमज़ोर रह गया, कौन सा पक्ष मेरा बहुत मजबूत है जिस पे और काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैं मूल्यांकन करता था। मूल्यांकन करने के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होता था आपका? नेक्स्ट एक्शन उस पर आपको बताएं, मेरा एक वसूल रहा है, और मैं मेरा इंटरेस्ट भी है। किसी भी समस्या के जड़ में जब आप जाते हैं तो समस्या का समाधान अपने आप नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आने लगा था कि जब भी आप समस्या के तह में जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, तो आपको अपने आप समाधान नज़र आ जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से समाधान निकालने की जरूरत नहीं होती। समस्या कोई भी हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे जो भी हो, सारी समस्याओं के जड़ में आप जाइए तो रिजल्ट अपने आप निकलने आ जाता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, क्योंकि वही चीज़ कमी है, यही इसी वजह से वो नहीं हो पा रही सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये कौन सा अटेम्प्ट था आपने, और शुरुआत कैसे की थी पढ़ाई की, और कौन कौन से बुक रेफर किए थे? तो अटेम्प्ट तो बताना मुश्किल है, बट ये मेरा सेकंड मेंस था और सेकंड इंटरव्यू भी था। ठीक है। हाँ, 2 मेंस 2 इंटरव्यू मैंने दिया था, ये यूपी स्टेट का। तो ये बाकी अटेम्प्ट तो लगातार बेकार गए होंगे, दिए मैंने लगातार बेकार गए। तो लेकिन अब गिनना तो बता नहीं पाऊंगा गिन के, लेकिन ये सेकंड मेंस था और सेकंड इंटरव्यू था। हालांकि फर्स्ट वे में जब मेरा इंटरव्यू था तब भी वो आईसीयू में थी, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब भी वो आईसीयू में ही थी। मेरा इंटरव्यू 4 दिन बाद था, और वो सब घटनाएं हुई मेरे साथ। बहुत बैड था वो सारी चीज़ें। हालांकि इंटरव्यू में मुझे लगता है वो भी एक चीज़ असर किया होगा, तभी मुझे इंटरव्यू में उस बार कम नंबर मिले। 5 मार्क्स होते तो शायद मैं रिकमेंड हो जाता उस साल। तो वो मेरे साथ रहा उस दौर में, लेकिन फिर मैं उभरा उस चीज़ से, लगातार संघर्ष करते रहे, आज सफलता मिली है, तो खुश हैं। आगे भी संघर्ष रहेगा, इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाइफ में कहा जाता है पूरा संघर्ष ही है। आप अगर आपको लगता है कि रास्ता बहुत इजी है तो ये समझिए कि आप किसी और के रास्ते पर हैं। तो रियलिटी यही है कि आप संघर्ष तो पूरी लाइफ का है। आप कभी आप खुद के लिए पर्सनल लेवल पे संघर्ष करते हैं, कभी आप समाज के लिए संघर्ष करते हैं। तो समाज और अपना जो पर्सनल है, दोनों को मिला के लेके चलना पड़ता है कि ताकि आप किसी द्वंद्व में ना फंसे और आपका रास्ता क्लियर रहे। ये सारी चीज़ों को करने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है।
सर यूपी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए कितना वक्त चाहिए एक बच्चों को आफ्टर ग्रेजुएशन, और इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, बेस्ट रणनीति, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आपने दिया है तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए सर, समय को किसी मतलब एक कहा जाए कि स्ट्रिंजेंट बॉक्स में बांट देना मुश्किल है। मैंने कहा ना, साहस और धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए कि अगर आप 3, 4, 2, 3 जो भी फेलियर झेलते जा रहे हैं, अगर आप टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। साहस ये है कि आपको इस कदम को उठाने के लिए आपका हार्ट मजबूत हो, आपका दिमाग मजबूत हो, वो बहुत ज़रूरी है। और धैर्य इसलिए कि ये ना है कि एक बार फेल हो गए तो टूट गए। तो धैर्य अगर आप रखे रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वक्त लग सकता है, वक्त को किसी बॉक्स में बांध के मत निकलें कि मैं इतने साल का टारगेट लेके चला हूँ तो नहीं। अगर आपने सपना देखा है तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखें और ये समझ के निकलें कि लंबा वक्त लग सकता है। मैं पहले साल में भी सेलेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन वो लंबा वक्त भी लग सकता है। इस चीज़ का पहले ही अनुमान लगा के निकलें, क्योंकि अगर आप ये सोच के निकलेंगे तो नो डाउट डिप्रेस होंगे। आज को जो मार्केट का दौर है उस हिसाब से आपको बहुत, क्योंकि सीट्स कम हो रही हैं, बाकी ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, तो आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत कम वैकेंसी की वजह से आपको कंपटीशन ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसलिए टाइम को लेकर चलें कि हाँ, धैर्य है हमारे पास, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देंगे, या इस तरह से कि जब तक सक्सेस ना मिले तब तक छोड़ेंगे नहीं। टूटेंगे तो फिर सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर आप अपने को आपको डिक्लाइन फेज में पाएंगे। बस ये दोनों बना के रखें। बाकी कंटेंट और ये सारी चीज़ें मार्केट में इतना अवेलेबल है, कॉमन है। हाँ, आप वो सारी चीज़ें उठा के पढ़ें और उसको ब्रशअप करें तो आपको बेहतर चीज़ें मिलती चली जाएंगी। बाकी टूटे ना, बस मेरा मानना ये है कि मैं लंबे वक्त की तैयारी में एक चीज़ मैंने देखा कि मैं टूटा नहीं। मैंने अपना एकेडमिक भी कंटिन्यू किया, दोनों पैरेलल लेके चला। तो मैं साथियों को ये भी संदेश दूंगा कि आप ये ना सोचें कि एकेडमिक्स को साथ लेकर चलने में बहुत नुकसान होगा। आप एकेडमिक्स को साथ लेके चलें, साथ लेके चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल साथ लेके चल सकते हैं। मैं इसी आपके पीछे की लाइब्रेरी में, दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मैंने अपने को गढ़ा है। यहाँ मैं सुबह 6 बजे आ जाता और रात के 11:30 बजे तक बैठ के पढ़ता। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और नहीं, ये चीज़ आप जो कह रहे हैं ना कि एकेडमिक को लेके भी चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सर बोलते हैं कि सर मैं पढ़ाई करते हुए यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, सिविल सर्विस तैयार कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये बहुत ही टफ होता है लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए। तो सी हाउ ही और शी कैन मैनेज बोथ द थिंग्स एट ए टाइम। देखिए, आप हर चीज़ को एक साथ लेके चल सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं लेके चलेंगे, जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ जाता था एवरीडे, हाँ एवरीडे, और 11:30 बजे मैं रूम पे पहुँच जाता था, क्योंकि यहाँ पास में ही मेरा रूम था। डिसिप्लिन भी होनी चाहिए हाँ, के साथ। और बीच में मेरी क्लासेस भी चलती थी लॉ फैकल्टी की, तो मैं उन क्लासेस का टाइम अलग कर लेता और बाकी मैं अपना पढ़ता रहता। दोस्तों के साथ बातचीत, हमारे डिस्कशन, डिलिब्रेशंस जो भी चलते रहते, सारे कुछ होते। साथ साथ में कोई सेमिनार हुआ नेशनल इम्पोर्टेंस के, तो उन सेमिनार्स को भी अटेंड कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली करते रहे, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट था, कंसिस्टेंट तरीका था। अगर कभी हमको नहीं भी पढ़ने का मन होता, तब भी 6 बजे लाइब्रेरी में बैग रख देते, दोस्तों के साथ डिस्कशंस करते रहते। नहीं मन कर रहा है कहीं मनोरंजन के लिए, कहीं घूमने निकल गए, पार्क में बैठ गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती थी। कंसिस्टेंसी थी कि 6 बजे रूम से निकल जाना है। ये लगातार चलता रहा। कोविड में ब्रेक हुआ, बट फिर से लाइब्रेरी वगैरह हमने फिर से ज्वाइन की घर से आने के बाद। कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रही है हमारी। मैंने दोस्त अर्जित किए, मैंने कहा ना, मैंने अपने संघर्षों के दौरान अपने बहुत अच्छे साथी अर्जित किए, और उन लोगों का योगदान रहा कि मैं आज एकदम खड़ा हूँ। उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया, चाहे मैं कभी कमज़ोर पड़ा हूँ तब भी वो लोग साथ खड़े रहे। वो मैं कहता हूँ कि दोस्त बनाए बहुत बेहतर, हाँ, क्योंकि दोस्त बहुत साथ देते हैं। वो आपके हमेशा बुरे में खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फाइनली यूपी सिविल सर्विसेज में लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर चयनित किए गए हैं, और इनका रैंक 1 है लॉ में, लॉ ऑफिसर इन पीडब्ल्यूडी। सर क्या आपको पता है क्या क्या करना होगा वहाँ पे? ऑब्वियसली आप तो पढ़े हुए, वहाँ पे लॉ किया है आपने, तो उस हिसाब से आपको पोस्ट भी मिल रही है। तो कैसा लग रहा है कि जो जिम्मेदारी मिली, कैसे आप उसका क्रियान्वयन करेंगे? सर, एक मैंने आपको बताया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना लॉ की पढ़ाई की, लॉ की ट्रेनिंग मेरी यहाँ से हुई, लेकिन उस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उस चीज़ को, वो मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ने सिखाया कि कैसे सोशलाइजेशन करना है, कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को डेमोक्रेटाइज करके उन जनता तक पहुंचाना है। वो जो मुझे सिखाया गया है वहाँ से। और मैं आपको बताऊँ, मेरा इंटरव्यू का सवाल भी था अच्छा। कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के आप स्टूडेंट रहे हैं, करप्शन को
के उन तरीकों को बताएं जो सरकार से इतर हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं और उन सारे से इतर हैं। तो मेरा जवाब भी था कि सर टाटा इंस्टीट्यूट ने मुझे जो पर्सपेक्टिव डेवलप किया उसने बताया कि करप्शन का मेन वजह है सोशलाइजेशन नहीं है सोसाइटी में कर्मचारी और सरकार जनता के बीच का, और जो भी इंस्टीट्यूशंस से वो डेमोक्रेटाइज नहीं हुए हैं, जो मेन वजह है। और किस प्रोसेस को करने के लिए सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी के अंदर संवेदनशीलता नहीं आएगी वो सिस्टम में अच्छा काम करेगा ही नहीं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करता रह जाएगा। अगर वो संवेदनशील हो जाएगा तो उसको दर्द होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, और वो फिर एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, तीसरी बार तो उसका दिल टूटेगा कि यार गलत कर रहे हैं। वही गांधी जी की जो फिलॉसफी है कि एक थप्पड़ मारे कोई तो दूसरा आगे कर दो, तो वहाँ से संवेदनशीलता जो सेंसिटाइजेशन है उस प्रोसेस से आप करप्शन से लड़ सकते हैं। सबके लिए बस यही संदेश है कि वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, और कोई कमी है तो खुद से मूल्यांकन करें, और किसी दूसरे के मूल्यांकन से ज़्यादा आपका मूल्यांकन ज़्यादा बेहतर होगा। और उस मूल्यांकन के बाद दूसरी चीज़ है कि आप उस मूल्यांकन करने के बाद जो कमियां नज़र आती हैं, जो मजबूती नज़र आती है, दोनों को रिकॉग्निशन दें, और रिकॉग्निशन देने के बाद उनको सॉल्व करें, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो टूटिए मत, बिल्कुल मत टूटिए। लंबा संघर्ष है, मैंने 2012 में बीटेक किया था, आज 2024 शुरू हो चुका है, सक्सेस मिली है मुझे। तो ये चीज़ आप टूटिए नहीं। और एक सजेशन और है कि अगर आपको लगता है कि अपना एकेडमिक को और स्ट्रॉन्ग करें तो पैरेलल में आप एकेडमिक्स चला सकते हैं। मैंने अपना पैरेलल में एकेडमिक्स भी चला और मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी। और मैं दूसरा इंटरव्यू मेरा कई स्टेट्स के मैंने मेंस लिखे, तो ये सारी चीज़ें मैंने एकेडमिक्स के दौरान ही की, तो ये मेरे लिए बेहतर है। और मैंने जुडिशरी का भी मेंस में, आप सोचिए सिविल सर्विसेज का भी मेंस लिख रहा हूँ और जुडिशरी का भी मेंस लिख रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ मेरे साथ प्लस पॉइंट रही हैं। तो ये चीज़ करते हुए आप कर सकते हैं। एकेडमिक्स को कंटिन्यू रखिए और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में लगे हुए हैं। बस मेरा यही संदेश रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों को।